आप सभी का ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल में स्वागत। चलिए आज हम सीखने वाले हैं हिंदी भाषा के पाठ 9 रीढ़ की हड्डी। जगदीश चंद्र माथुर इन्होंने लिखा हुआ यह पाठ हम आज सीखने वाले हैं। जगदीश चंद्र माथुर जी का परिचय हम देखेंगे। उनका जन्म 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 1978। परिचय जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। आपने यानी जगदीश चंद्र जी ने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जगदीश चंद्र माथुर जी ने प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। उनकी प्रमुख कृतियां कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि उनकी साहित्य कृति है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखने वाले हैं कि जे जगदीश चंद्र माथुर जी रीढ़ की हड्डी एक एकांकिका। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ का मतलब होता है बैकबोन, यानी उसे मन का भी कहते हैं। यानी रीढ़ की हड्डी यानी जिस पर हम चल सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, जिस पर हमारे शरीर का पूरा बैलेंस रहता है, यानी शरीर का महत्वपूर्ण अवयव रीढ़। और उस रीढ़ की हड्डी यानी उस महत्वपूर्ण हड्डी को यानी अपने जीवन बिताने के लिए, चलने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए महत्वपूर्ण रहता है। वैसे ही रीढ़ की हड्डी इस शीर्षक को उन्होंने बड़ी सरलता से शीर्षक के अनुरूप पाठ को लिखा है। तो चलिए आज इस पाठ का सरल अर्थ हम देखेंगे। शुरू में हम विषय प्रवेश देखेंगे कि इस पाठ में कौन सा विषय प्रवेश है। प्रस्तुत अति प्रसिद्ध एकांकिक में एकांकिकार जगदीश चंद्र माथुर ने तत्कालीन समाज में स्त्री शिक्षा के विषय में लोगों की दकियानुसी विचारधारा पर प्रकाश डाला है। स्त्री शिक्षण पर विचार डाला है। उमा के द्वारा स्त्रियों की भावनाओं को महत्व दिया गया है। नारी के सम्मान का मुद्दा उठाया गया है इस पाठ में। तो यह हुआ उसका विषय प्रवेश, यानी महत्वपूर्ण किस विषय पर इस पाठ का प्रयोजन है, उस पाठ का विषय प्रवेश हमें जानना जरूरी होता है। इसलिए विषय प्रवेश हमने देखा है कि स्त्री शिक्षण और स्त्री शिक्षण उमा के द्वारा स्त्रियों की भावनाओं को महत्व दिया गया है, इस पर इस पाठ में कहा गया है। गद्य संबंधी प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। नारी सम्मान कैसा करना चाहिए समाज में स्त्री पुरुष समानता, यह तत्व हमारे राष्ट्र ने मूलभूत अधिकारों में दिया है। उस मूलभूत अधिकारों में उस नारी सम्मान का जिक्र उन्होंने किया है। पात्र उमा एक सुशिक्षित युवती है। एकांकिका नाटक के प्रकार है। विद्यार्थी मित्रों, एकांकिका 3 अंकी नाटक, 2 अंकी नाटिका,
ऐसे अलग अलग साहित्य प्रकार भाषा में है। इसलिए आज हम एकांकिका देखेंगे। उमा सुशिक्षित युवती, राम स्वरूप उमा के पिता, जो पात्र है इस एकांकी में, उस पात्र के जो रिश्ते हैं एक दूसरे से, उस पर प्रकाश डाला है। प्रेमा उमा की माँ, शंकर एक युवक है, गोपाल प्रसाद शंकर के पिता है, रतन राम स्वरूप का नौकर है, यानी राम स्वरूप उमा के पिता है। जब हम किसी एकांकी या 3 अंकी या बड़े नाटिका में जब हम देखते हैं तो देखना और उसे स्टेज पर आके करना यानी दिखाना, ये दोनों के लिए नाटिका लिखी जाती है। यानी सिर्फ सुनने से भी हमारे सामने पात्र खड़े होने चाहिए। और जब हम किसी स्टूडियो में या टॉकीज में या थिएटर में एक आध दूसरा नाटक देखने जाते हैं तो वहां भी उस पात्र खड़े होते हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं किसी एकांकी या 3 अंकी को, तभी जो ब्रैकेट में जो दिया होता है, लिखा होता है, वह ब्रैकेट यानी वह वहाँ की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को लिखा होता है। यानी एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के है, यानी तरुण, यानी आधे उम्र के, यानी अधेड़ एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। तभी राम स्वरूप ने कहा, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। उस तख्त को, यानी राम स्वरूप जी ने उनके जो नौकर है उस नौकर को आवाज दिया और कहा, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर ऐसा रखने के लिए कहा है। तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। रतन ने कहा, बिछा दे साहब। बिछा दिया साहब। उस पर राम स्वरूप ने कहा, और क्या करेगा, परमात्मा के यहां अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दू साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है? राम स्वरूप जी ने रतन पर डांट दी और तेज आवाज में उसे डांट दिया कि और क्या करेगा, परमात्मा के यहां जब अक्ल बांट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? तुझे मिली नहीं क्या अक्ल? बिछा दू साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है? रतन ने कहा, ही, यानी हंस रहा वो। राम स्वरूप जी ने कहा, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। ऐसा उन्होंने उस उनके नौकर को कहा। रतन वहां से चला जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। आगे देखिए, प्रेमा ने कहा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाए पड़ना यानी नाराज होना, गुस्सा आना, यही मुहावरों का अर्थ है। प्रेमा ने यानी राम स्वरूप जी के पत्नी ने कहा कि तुम्हारी जो लाडली बेटी है उमा, वह तो मुंह फुलाए पड़ी है, यानी नाराज होकर पड़ी है। राम स्वरूप ने कहा, क्या हुआ? प्रेमा ने कहा, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। आप ही ने तो कहा था कि ठीक ठाक करके उसे नीचे लाना। राम स्वरूप जी ने कहा, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। उन्होंने
जो उमा के लिए, उमा को देखने के लिए जो लड़के वाले आने वाले थे, उनको आने की खबर उन्होंने दे दी और कहा कि अरे हाँ, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, यानी सावधानी से आए, ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि ज्यादा पढ़ी लिखी न हो लड़की। प्रेमा ने कहा और लड़का रामस्वरूप जी ने कहा बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। ये भी एक कहावत है, यानी एक दूसरों से बड़ा ऐसा कहा है कि बाप शेर है तो उनका बेटा सवा शेर है, जो देखने आने वाला है वो बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा, क्या करूं, मजबूरी है, ऐसा उसने कहा है। उस पर रतन जी ने कहा बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज में कहा। उस पर राम स्वरूप ने कहा दरवाजे से बाहर झांककर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। मेहमानों से हाँ हाँ हाँ, आइए आइए। मेहमानों को देखते हुए रामस्वरूप जी ने हाँ हाँ आइए आइए ऐसा हंसते हुए उनका स्वागत किया, उनकी अगवानी की। है मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई, ऐसा मेहमानों से रामस्वरूप जी ने यानी गोपाल प्रसाद से कहा। गोपाल प्रसाद ने क्या करार कर यानी हंसकर कहा, यानी गला साफ किया और कहा नहीं, टांगे वाले जानता था, टांगे वाला जो था जिसने हमें लाया वह आपका घर जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं, रास्ता कैसे नहीं मिलता आपके घर का। उस पर रामस्वरूप ने कहा हंसते हुए लड़के की तरफ मुताबिक होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? जो लड़का देखने के लिए आया था, उनके पिताजी से बात होने के बाद उस लड़के से जिसका नाम शंकर बाबू था, उनके तरफ देखकर उन्होंने कहा कितने दिनों की छुट्टियां हैं आपको? शंकर जी ने कहा जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। वीकेंड में यानी हफ्ते के आखिरी में जो संडे को छुट्टी रहती है, उस वीकेंड को मैं चला आया। रामस्वरूप जी ने कहा तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा, आपका जो कोर्स चल रहा है उसको एक साल भर रहा होगा। शंकर ने कहा जी, यदि यही कोई साल 2 साल, यानी रामस्वरूप ने कहा साल 2 साल? शंकर ने हंसकर कहा है जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूं। यानी उनके बोलने में ऐसा था कि अगर मैं 1 साल में नहीं उत्तीर्ण हुआ, उस खत्म हुआ वही कोर्स, तो मैं 1 आध साल और उसमें लग जाएगा। इसी तरह विद्यार्थी मित्रों, उसने हंसते हुए कहा कि हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूं। उस पर गोपाल प्रसाद ने अपनी आवाज में एक तरीका बदलते हुए कहा अच्छा तो साहब, फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। अब जो हम बिजनेस यानी इस शब्द को कैसे दिया है आपने देखा होगा, विशेष में दिया है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। तो बिजनेस यानी जो शादी की जो तैयारी है उस पर अपनी बात आनी चाहिए, यानी हम जिसके लिए आए हैं उस पर बातचीत हो जाए, ऐसा गोपाल प्रसाद जी ने कहा। उस पर रामस्वरूप चौंक कर बोले बिजनेस? ओह अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। उन्होंने कहा बिजनेस यानी आप कुछ लोग रिश्ते बनाने में बिजनेस समझते हैं, क्योंकि पैसा लेना, लेन देन, यानी जो लेते हैं लड़की की ओर से, उसे बिजनेस के तरीके से कुछ लोग लेते हैं। इस पर गोपाल प्रसाद का जो पात्र दिया है उस पर यह टिप्पणियां की है कि बिजनेस, ओ अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए, बाद में बोलेंगे उस पर।
गोपाल प्रसाद जी ने, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? अपने यह तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। एक शिष्टाचार है, शिष्टाचार तकल्लुफ यानी शिष्टाचार है। ये सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? यानी ये शिष्टाचार करने की जरूरत नहीं है। रामस्वरूप ने हंसते हुए कहा, तकल्लुफ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए हैं। आपने हमारे यहाँ आए, आप आसनस्थ हुए रहे, यानी आप हमारे यहाँ आए, तो यह हमारे लिए एक बड़ी बात है। गोपाल प्रसाद जी ने अपने लड़के से यानी शंकर से कहा, क्यों, क्या हुआ? प्रश्न चिन्ह लगाए हुए, क्यों, क्या हुआ? शंकर ने कहा, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद ने कहा, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन, यानी झुककर बैठते हो तो जरा बैकबोन करते मत बैठो, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वह सरल करके, आठ करके बैठिए, ऐसा उसके पिताजी ने उसे कहा। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। उस पर गोपाल प्रसाद जी ने कहा, आखिर आप माने नहीं, यानी आपने लाया ही लाया। रामस्वरूप ने कहा, आपको विलायती चाय पसंद है ना, है या हिंदुस्तानी, कौन सी पसंद है? यानी आप परदेश की चाय पीते हो या अपनी हिंदुस्तान की चाय पीते हो? उस पर गोपाल प्रसाद जी ने कहा, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी भी ज्यादा डालिएगा। यानी मेरा पीने का तरीका कुछ अलग है, मुझे आधा दूध और आधी चाय चाहिए, उसमें जरा चीनी भी ज्यादा डालिएगा, यानी ज्यादा मीठी होनी चाहिए। उस पर शंकर ने खक्कार कर कहा, यानी गला साफ कर कहा, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। शंकर ने उन पर एक प्रकार का विनोद करा, उनके बोलने पर विनोद करा कि सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाने वाली है। यह एक हास्य व्यंग उस पर दिया गया है। उस पर गोपाल प्रसाद जी ने कहा, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए, एक ही टैक्स होना चाहिए। सभी चीजों पर सरकार टैक्स लेती है। इस पर विद्यार्थी मित्रों, आज हमारी एक ही टैक्स शुरू हुई है, हमारे सरकार ने की है पिछले कुछ सालों में, यानी इससे पहले हर एक चीज पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स ली जाती थी, लेकिन अब पूरे इंडिया में, यानी पूरे हमारे हिंदुस्तान में, पूरे हमारे भारत में एक ही प्रकार की टैक्स लेते हैं, सरकार लेती है। इस पर रामस्वरूप ने कहा, शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद जी ने कहा, खूबसूरती पर टैक्स, यानी अच्छा दिखने पर भी टैक्स मिलता है। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी नहीं कर देंगे। इस पर रामस्वरूप ने कहा जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। इस पर रामस्वरूप जी ने उसे देखकर कहा कि खूब सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। खूबसूरती यानी बेढब हो गई है, ऐसा उनके कहने का अर्थ है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। लीजिए, गोपाल की तरफ दृष्टि रखते हुए उन्होंने कहा। उस पर गोपाल प्रसाद जी ने कहा समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप जी ने कहा, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? रामस्वरूप जी ने उन पर कहा, तो शंकर ने कहा, किस मामले में? रामस्वरूप ने कहा, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। जब हम शादी तय करते हैं एक लड़का और लड़की की, तब हमने किस किस चीज को कितना महत्व देना चाहिए,
इस पर आपका क्या ख्याल है? ऐसा उस जो लड़का उमा को देखने के लिए आया था, उस शंकर को जिसका बैकबोन अच्छा नहीं है, यानी उसको बैकबोन है, इसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं है, उसे उन्होंने पूछा कि यदि यही की शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? गोपाल प्रसाद बीच में ही अड़े, बीच में ही पड़े और उन्होंने कहा यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है और जायचा तो मिल ही गया होगा। ऐसा है, गोपाल प्रसाद जी ने रामस्वरूप जी को कहा, जब हम रिश्ता तय करते हैं तब लड़का और लड़की में से लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, यह निहायती जरूरी है, यानी वह जन्म से ही होना चाहिए, उनकी जन्म कुंडली में ही होना चाहिए, कुंडली भी वैसी होनी चाहिए सुंदर, ऐसा कहा खूबसूरत होनी चाहिए। यानी उन्होंने लड़के का कुछ नहीं कहा क्योंकि वो लड़के के पिता थे और रामस्वरूप जी लड़की के पिता थे। रामस्वरूप जी ने कहा जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है? यानी कुंडली मिलना क्या मुश्किल बात है क्या? ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। ठाकुर जी के, यानी ठाकुर जी के सामने आप रख दीजिए देवघर में, तो आपका मिलना तय है, मुश्किल नहीं है, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद जी ने कहा लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए सोच गोपाल प्रसाद जी, लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सिलाई पुराई कर ले, बस घर में अगर सिलाई पुराई की तो बस इतना ही सीख होनी चाहिए लड़कियों की, ज्यादा लड़कियों ने सीखना नहीं चाहिए, ऐसी उनकी सोच थी। इनकी गोपाल प्रसाद जी की। विद्यार्थी मित्रों, गोपाल प्रसाद जी यह जो पात्र है यह एक लड़के के पिता का पात्र है, उनकी सोच का पात्र है कि जिसकी सोच कम होती है, अच्छी नहीं होती, उनका ये कहना है लड़की ज्यादा सीखी नहीं चाहिए। उस पर रामस्वरूप ने हंसकर बोला और अरे जरा पान भिजवा देना, यानी नाश्ता हो गया था। उस पर उमा पान की तस्री अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उड़ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है और दोनों ही बाप बेटे यानी गोपाल प्रसाद जी और उनका बेटा शंकर दोनों ही देखते हैं। क्या देखते हैं कि लड़की के आंख को चश्मा है, यानी लड़की को नंबर है। उस पर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों भी एक साथ बोलते हैं चश्मा। उस पर राम स्वरूप ने कहा जरा सबका कर जी, वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। डॉक्टर ने कहा लगाना पड़ रहा है। उस पर गोपाल प्रसाद ने कहा पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है, कुछ ज्यादा पढ़ाई विढ़ाई तो नहीं की और उस पढ़ाई की वजह से तो नहीं लग गया उसको चश्मा। रामस्वरूप ने कहा नहीं साहब, वो तो मैंने अर्ज किया ना, मैंने डॉक्टर साहब को अर्ज किया था कि थोड़ा सा चश्मा दीजिए उसको, इसलिए उसने उमा को चश्मा लगाया। गोपाल प्रसाद जी ने कहा हूं, बैठो बेटी। और जब सामने आकर बैठी तो गोपाल प्रसाद जी ने उमा को कहा बैठो बेटी। उस पर रामस्वरूप ने कहा वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने वाजे के पास, और जो संगीत की सतार और जो हमने हारमोनियम वो देखी थी उसके पास बैठ जाओ, ऐसा रामस्वरूप जी ने कहा। उस पर गोपाल प्रसाद जी ने कहा चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, यानी चलने में, यानी उसके पैर, उसका चाल, उसकी चाल तो अच्छी है, चेहरे पर भी छवि है, चेहरा भी अच्छा है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है, ऐसा गोपाल प्रसाद जी ने उमा को देखकर उससे पूछा।
उस पर राम स्वरूप जी ने बीच में टोककर कहा, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी बजाती है। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ एक आध गीत सुनाओ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झपटी सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। गाते गाते उमा एक बार शंकर की ओर, यानी जो लड़का उसे देखने आए उसकी ओर उसकी नजर जाती है और उसे देखते ही उमा एक साथ रुक जाती है गाते गाते ही। रामस्वरूप ने कहा, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद ने कहा, नहीं नहीं साहब, काफी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है, अंदर निकलती है। गोपाल प्रसाद ने कहा, अभी ठहरो बेटी। उस पर रामस्वरूप ने कहा, थोड़ा और बेटी रहो उमा, बैठी रहो और कुछ देर तक। उमा और फिर बैठती है। गोपाल प्रसाद जी ने कहा उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप बैठती है, कुछ भी जवाब नहीं देती। उस पर उनके सवाल पर रामस्वरूप जवाब देते हैं, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है। और वह उस दीवार पर भी जो जो घर में तस्वीरें बनाई है उसने ही बनाई है। वह अच्छी पेंटिंग बनाती है। गोपाल प्रसाद जी ने कहा, हूँ, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह करती है क्या? रामस्वरूप ने कहा, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, पूरे घर की सिलाई यही तो करती है, यहां तक कि मेरी कमीजें भी मेरी कमीजें भी यही सिलाती है। यही कहा। उस पर गोपाल प्रसाद जी ने कहा, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते थे? कुछ इनाम बिनाम जीते थे क्या? उमा तब भी चुप बैठती, क्योंकि उससे बड़ा गुस्सा आता है। वह देखेंगे आप आगे क्यों गुस्सा आया उसे। उस पर रामस्वरूप इशारे के लिए हंसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकपा तक खाते हुए है। रामस्वरूप ने कहा, जवाब दो उमा। गोपाल से कहते हैं, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने बहुत जीते हैं, ऐसा बोलने का उनका कहना है, कहने का ऐसा मतलब है। इस पर गोपाल प्रसाद जी ने कहा, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए, जरा इसने मुंह तो खोलना चाहिए। रामस्वरूप ने कहा, उमा देखो आप क्या कह रहे थे, है जवाब दो ना। उमा ने हल्की लेकिन मजबूत आवाज में कहा, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना देखो, एक दुकानदारी का जो नियम रहता है वही नियम उमा ने उस लोगों को सुना दिया कि मजबूत आवाज में कहा कि क्या जवाब दूं। जब क्या कहा, जब कुर्सी मेज बिकती है, जब कुर्सी और मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, उससे नहीं कुछ पूछता। कुर्सी को कोई पूछता है कि हम अगर एक आध दूसरे दुकान में कुर्सी या मेज खरीदने के लिए जाते हैं तो दुकानदार कुर्सी को पूछता नहीं कि ये मालिक है अब तुम्हारा, कल से जाना है या नहीं जाना है, ऐसा पूछता है? नहीं पूछता है। वैसा ही मुझे अगर बेचना है इनको तो मुझे क्यों पूछ रहे हो? मुझे कुछ पूछने की कुछ जरूरत नहीं है। नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है और देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना मत लीजिए, ऐसा कहता है दुकानदार। इस पर चौंक कर खड़े हो जाते हैं रामस्वरूप को। गुस्सा आता है उमा पर। उमा ने कहा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, मुझे कहने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद जी को गुस्सा आता है। वह कहते हैं,
गोपाल प्रसाद ने कहा, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा ने कहा, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं और आपकी इज्जत उतार रहे हैं, हम ऐसा आप कह रहे हैं। लेकिन इतनी देर से आप जो बातें कर रहे हैं, जो मेरे बारे में पूछ रहे हैं, अलग अलग रूपों से पूछ रहे हैं, इसमें हमारी बेइज्जती हो रही है, इसका कुछ नहीं है? शंकर ने कहा, बाबूजी चलिए, हमें ठहरना नहीं। गोपाल प्रसाद ने कहा, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? ऐसा उमा से पूछा। उस पर रामस्वरूप चुप हो गए। उमा ने कहा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूं, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया जैसे आपके बेटे ने। मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की। आपके पुत्र जैसी मैं नहीं हूं कि वह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। आपके बेटे की जो गलतियां है वह मैं आज पढ़कर आपको सुना रही हूँ। रामस्वरूप को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, उमा उमा, ऐसा मत बोलो। उनका कहने का मतलब है, जो मेहमान हमारे यहाँ आए हैं और तुम्हें देखने के लिए आए हैं, और तुम उनके ही बारे में उनकी इज्जत ऊंचा उतार रही हो। इस पर रामस्वरूप जी को गुस्सा आया और वो उनको गुस्से में कह रहे हैं उमा को, उमा उमा। उस पर गोपाल प्रसाद जी ने कहा, खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। मैट्रिक यानी 10वीं तक पढ़ी है आज के शिक्षण के हिसाब से। उन्होंने कहा कि हमें तो लगा कि आपकी बेटी मैट्रिक तक पढ़ी है, इसलिए हम लड़की देखने आए। आपने कहा होता कि वह बीए पास है तो हम आते नहीं, क्योंकि शुरू में ही कहा था कि गोपाल प्रसाद जी का कहना था कि हमें ज्यादा पढ़ी हुई लड़की नहीं चाहिए। दरवाजों की ओर बढ़ते हैं और वो उस पर उमा ने और उनको कहा, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। घर पर जाइए, पता लगाओ घर जाने के बाद कि आपका जो लाडला बेटा है उसका जो बैकबोन है, वो बैकबोन यानी बैकबोन ऐसा कहा है कि रीढ़ की हड्डी उसे है भी या नहीं, यानी वह कैसा चलता है, कैसा दिखता है, उस पर भी ध्यान दीजिए। और बाद में दूसरे की लड़की को नाम रखना या गलत कहना या अच्छी नहीं ऐसा कहना, उसके स्वरूप पर सवाल खड़े करना, यह कोई होता, यह अच्छा नहीं, ऐसा उन्होंने बाबू गोपाल प्रसाद को कहा। तभी गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। इसी तरह ये एकांकी यहाँ खत्म हो जाती है। इसी तरह हमने इस एकांकी का सरल अर्थ जाना। यह एकांकी संग्रह भोर का तारा इसमें से ली हुई है। इसलिए चलिए आप सभी ने इस एकांकी का सरल अर्थ जाना और उसके पात्र और उसमें जो विशेष प्रवेश था वह सुना। आप सभी ने देखा, यह ऑनलाइन था, सीखा। धन्यवाद।